डेकार्ट एक रैशनलिस्ट फ़िलासफ़र था जो लेट 16th सेंचुरी में पैदा हुआ और वो फाउंडिंग फादर था फ़िलासफ़ी के अर्ली मॉडर्न पीरियड का, जो दो हिस्सों में तकसीम था उस ज़माने में। एक तरफ ब्रिटिश एम्पिरिसिस्ट और दूसरी तरफ कॉन्टिनेंटल रैशनलिस्ट। रैशनलिस्ट जैसे डेकार्ट, उनका मानना था कि आपके एक्शंस जो हैं यू मस्ट टेक देम थ्रू बेस्ड ऑन रीज़न या रैशनैलिटी। और एम्पिरिसिस्ट का मानना ये था, एम्पिरिसिज्म बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि आपको जो नॉलेज जो आप अटेन करते हो वो आप अटेन करते हो थ्रू योर 5 सेंसेस, आपके पास कोई इनेट नॉलेज नहीं होता। एम्पिरिसिस्ट में आ जाते हैं जॉन लॉक, जो डेकार्ट के बाद आया, उसने रिफ्यूट किया डेकार्ट की थ्योरी ऑफ इनेटिज़म को। इवन दो वो ओरिजिनली डेकार्ट की थ्योरी नहीं थी, उससे पहले भी काफ़ी फ़िलोसफर्स ने इनेटिज़म का थ्योरी प्रपोज की थी, जिस तरह प्लेटो की थ्योरी ऑफ एनामनेसिस, रीइंकार्नेशन की थ्योरी भी प्लेटो ने उससे डेकार्ट से कोई 2000 साल पहले रखी थी। खैर, डेकार्ट क्यों एक इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़र है जो आपको पढ़ना चाहिए फिर इनटू फ़िलासफ़ी। डेकार्ट एक ऐसे ज़माने में आया था जो मार्क करता था काइंड ऑफ एक एन अर्ली रेवोल्यूशन, एक पैराडाइम शिफ्ट था। डेकार्ट की जनरेशन की जो यूथ थी ना, उनमें एक ग्रोइंग डिसैटिस्फैक्शन थी, स्केप्टिसिज्म थी टुवर्ड द अर्ली स्कोलास्टिक फ़िलासफ़ी जो उन्होंने इनहेरिट की थी एरिस्टोटल से। एरिस्टोटलियन लॉजिक या एरिस्टोटलियन साइंस काम करती है थ्रू अ मेथड ऑफ सिलॉजिज्म एंड डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें 3 टर्म्स होते हैं और या फिर 3 स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर B इज़ इक्वल टू C एंड A इज़ इक्वल टू B, सो देयरफॉर A इज़ इक्वल टू C। अगर आप पहली 2 स्टेटमेंट्स के बारे में सर्टन हो तो यू कैन डिड्यूस द थर्ड स्टेटमेंट विद इक्वल सर्टनटी। ये था बेसिकली एरिस्टोटलियन मेथड जो कि फॉलो हुआ जा रहा था काफ़ी ज़माने से, जो ये अर्ली मॉडर्न फ़िलासफ़ी के पीरियड से पहले तक इनहेरिट किया हुआ था एरिस्टोटल से, और वो प्रैक्टिस किया जा रहा था। लेकिन जब डेकार्ट का ज़माना था, उसके आसपास लोग उस चीज़ से तंग आ गए थे और उस चीज़ से एक पैराडाइम शिफ्ट था टुवर्ड्स परहैप्स अ न्यू मेथड। एरिस्टोटलियन फ़िलासफ़ी की कुछ असर्शंस में से ये कुछ असर्शंस हैं कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है, और एरिस्टोटल ने ख़ुद भी अपनी किताबों में काफ़ी दफ़ा ये बात लिखी है कि वुमेन आर नेचुरली इन्फीरियर टू मैन। अब जब गलीलियो और डेकार्ट आए तो ये दो लोग अर्ली एक्सपोनेंट्स थे एक न्यू साइंटिफिक मेथड की डेवलपमेंट में, जो ना कि डेमोन्स्ट्रेशन या सिलॉजिज्म बल्कि हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता था। यही वजह है कि गलीलियो को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया जब उसने क्लेम किया कि नहीं भाई, जो आप एरिस्टोटलियन मेथड यूज़ करते आ रहे हैं, जो डेमोन्स्ट्रेट सर्टेनिटी के साथ तो करता है लेकिन दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि अर्थ सेंटर नहीं है यूनिवर्स का, अर्थ सन के राउंड घूमती है। और उसने गलीलियो ने ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया, गलीलियो ने ये हाइपोथेसाइज़ किया था, थेरेटिकल मॉडल प्रेजेंट किया था एक, जो कि एरिस्टोटलियन मेथड से डिफरेंट था, उससे हट के था। इसलिए लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, हमें तो ये पढ़ाया ही नहीं गया, ये तो सिलेबस में नहीं था, भाई तुम क्या कर रहे हो, जो हमने इनहेरिट जो चीज़ें की हुई हैं, वाई डोंट यू जस्ट वर्क ऑन दैट। ये सब जो हो रहा था ये एक रेवोल्यूशन के अर्ली स्टेजेस का एक पार्ट था। और ये जो किताब जिसके हम आज बात करने जा रहे हैं, जो डेकार्ट ने लिखी है, डिस्कोर्स ऑन द मेथड, इसमें डेकार्ट अपना एक मेथड डेवलप करता है, उसके बारे में बताता है। और किताब के शुरू में डेकार्ट ये कहता है कि लोग जो सदियों से एक ही मेथड इस्तेमाल करते आ रहे हैं, एरिस्टोटलियन मेथड, वो फ्लॉड है, वो प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन वो ये सर्ट नहीं करता कि जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, मैं डेकार्ट जो मेथड पेश करने जा रहा हूँ इस बुक के अंदर, वो असल मेथड है, वो आप लोग यूज़ करो। वो ये कहीं भी नहीं कहता, वो कहता है कि ये मेथड मेरे लिए काम किया है तो इसलिए मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ, शायद दूसरों के लिए भी काम करे, बट आई माइट बी रॉन्ग। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दैट गाय। सोक्रेटिस वाली बात आ गई, द वाइजेस्ट ऑफ ऑल मैन नोज दैट ही नोज नथिंग। खैर, ये किताब जो है डिस्कोर्स ऑन द मेथड, ये 6 चैप्टर्स कह लो, 6 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, 6 डिस्कोर्सेज में डिवाइडेड है। और पहले डिस्कोर्स के अंदर, पहले चैप्टर के अंदर डेकार्ट रीज़न की इंपॉर्टेंस बताता है और अपनी जर्नी बताता है कि उसको क्यों ज़रूरत पड़ी अपना न्यू मेथड डेवलप करने की। शुरू करते हुए वो ये बात करता है कि कुछ होती हैं एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ इंसान की और कुछ होती हैं एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज़। एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती है आपकी ह्यूमन नेचर की कुछ कोई क्वालिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे नोट करें कि क्योंकि इसने थ्योरी ऑफ इनेटिज़म प्रपोज की थी ना, तो वो ये कह रहा है कि आपकी एक एसेंशियल प्रॉपर्टी है ह्यूमन नेचर की। इसके लफ्ज़ों में आपको इनेटिज़म की एक हिंट नज़र आ रही है, इवन दो उसने डिस्कोर्स ऑन द मेथड के अंदर डायरेक्टली प्रपोज नहीं किया अपना इनेटिज़म का थ्योरी, लेकिन बेसिकली वो यहाँ पे यही बात करें इनेटिज़म की कि ह्यूमन नेचर की कुछ एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनमें से एक प्रॉपर्टी रीज़न है, विच वी ऑल एसेंशियली शेयर, और दूसरी तरफ कुछ होती हैं एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज़, जिस तरह कोई बॉडी पार्ट ले लो, ऑब्वियसली मोस्ट एसेंशियल बॉडी पार्ट नहीं, ब्रेन, हार्ट वगैरह नहीं, आप
फिंगर्स ले लो या आर्म ले लो या लेग ले लो, आर्म या लेग के अलावा या फिंगर्स के बगैर भी एक इंसान इंसान ही रहेगा। वो अपनी एसेंस से स्ट्रिप नहीं होएगा अगर आप उसके हाथ या पाँव ले लोगे, लेकिन उसकी एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ अगर आप ले लोगे तो वो इंसान नहीं रहेगा। डिकार्ड कह रहा है कि रीज़न जो है ना वो एसेंशियल प्रॉपर्टी है ह्यूमन नेचर की, इंसान की एसेंशियल प्रॉपर्टी है, और रीज़न के बगैर इंसान इंसान नहीं है। और हम सब, क्योंकि हम सब इंसान हैं, तो हम रीज़न का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी ऑल हैव दैट इन आवर ह्यूमन नेचर, और हम उसको इस्तेमाल करने की इक्वली केपेबल है। हम सब इक्वली रैशनल हैं, लेकिन हम लोग अपनी रीज़न को डिफरेंट तरीक़ों में इस्तेमाल करते हैं, या तो अप्लाई नहीं करते या अप्लाई डिफरेंट वेज़ में करते हैं, डिफरेंट बायसेस के थ्रू अप्लाई करते हैं। अब ये जो रीज़न है ना, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है डेकार्ड के मेथड का, जिसके बारे में वो इस पूरी बुक में बात करता है। अब डेकार्ड बेसिकली डिस्कोर्स 1 के अंदर या चैप्टर 1 के अंदर इस किताब के वो एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट देता है अपना, कि अपनी अर्ली लाइफ का बताता है कि मैं क्यों पहुंचा, वाई डिड आई फील द नीड टू डेवलप दिस मेथड। वो बताता है कि वो अपनी बिल्कुल यूथ से शुरू करता है कि वो बड़े फाइनेस्ट स्कूल में यूरोप के पढ़ा, वहाँ उसने एजुकेशन हासिल की, लेकिन उसको बताया तो ये गया था कि उसको एक सर्टन नॉलेज मिलेगा यहाँ से, स्कूल से, अपनी एजुकेशन से उसको एक सर्टन नॉलेज मिलेगा जो उसको ज़िंदगी में हर यूज़फुल चीज़ का नॉलेज उसको मिलेगा। लेकिन उसको एंड पे पता चलता है कि यार ये तो सिर्फ सारा धोखा था। उसको सिर्फ़ और सिर्फ एंड पे अपनी ही इग्नोरेंस का अंदाज़ा होता है। और वो कहता है कि जो सब कुछ ये पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, जो उसने ख़ुद पढ़ा, एंशिएंट टेक्स्ट हो गए, फेबल्स होगी, हिस्ट्री, ओरेटरी, पोइट्री, मैथमेटिक्स, मोरालिटी, थियोलॉजी, फ़िलासफ़ी, साइंसेस बेसिकली, वो उसको बड़ी अल्टीमेटली अनसेटिस्फाइंग लगी, उसको सेटिस्फैक्टरी नहीं लगी। क्योंकि वो कहता है कि ये जो टेक्स्ट हमें पढ़ाए जाते हैं तो वो इतने डिस्टेंट इन टाइम होते हैं कि आप उससे रिलेट नहीं कर पाते। और ओरेटरी और पोइट्री जो ये पढ़ाते हैं, ये तो इनेट स्किल पे रिलायंट होती है रादर देन केयरफुल स्टडी। वो एडमायर करता है मैथमेटिक्स को, लेकिन वो कहता है कि भाई मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई हायर यूजेस हैं एक्सेप्ट ये इंजीनियरिंग में अप्लाई होती है। मोरालिटी की वो बात करता है कि वो पुअरली रीजनड है, और वो कहता है स्टडिंग थियोलॉजी वाज नॉट लाइकली टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ हेवन ऑफ कोर्स। फ़िलासफ़ी वैसी सदियों से डिस्प्यूटेड चली आ रही थी विदाउट एनी रियल आर्गूमेंट्स। तो वो कहता है कि ये सब जो मैंने पढ़ा है, मैं इससे आगे तो नहीं कर पा रहा, मेरा यहाँ पे हो गया है। तो वो कहता है कि आई विल जस्ट सेट आउट, आई विल ट्रैवल द वर्ल्ड, ये पढ़ाई शढ़ाई मेरे से नहीं होगी। खैर वो चल पड़ता है, वो दुनिया ट्रैवल करता है, और इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि वो देखता है कि कुछ चीज़ें जो फ्रांस में इनअप्रोप्रिएट मानी जाती थी, उन्हें उसने नाम लेके नहीं बताया कौन सी चीज़ है, बट ही सेड के काफ़ी कस्टम्स जो कि एक्सेप्टेड नहीं थे उसके नेटिव फ्रांस के अंदर, वो काफ़ी बाहर के ममालिक में एक्सेप्टेड थे। और उसको ये स्पार्क हुआ उसके दिमाग में कि अच्छा ये सारा तो कस्टम्स और कल्चर का लेना देना है, ये तो मेरे पास एक प्रायोरी जो नॉलेज है ना, प्रायोरी नॉलेज है, वही बड़ा प्रॉब्लमेटिक प्रूव कर रहा है मेरे लिए। तो मुझे इस सबसे दूर करना पड़ेगा अपने आप को। तो वो सारे कस्टम्स, कल्चर, इनहेरिटेंस, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, वो उसको दूर कर देता है। और वो कहता है आज से मैं सिर्फ अपनी रीज़न की सुनूंगा, अपनी रैशनैलिटी की सुनूंगा। और वो कहता है कि जितना मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी में पढ़ा है किताबों से या ट्रैवलिंग से, उससे ज़्यादा बेहतर मेरे लिए प्रूव हो रहा है रीज़न, रैशनैलिटी का इस्तेमाल। इसलिए यहाँ से उसकी बेसिकली उसका स्टार्ट होता है उसके मेथड के डेवलपमेंट का, और यहाँ पे ख़त्म होता है डिस्कोर्स 1 या चैप्टर 1।